हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। इसमें हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज ए सेल एंड सेल थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। मतलब एक पूरी सेल कैसी होती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और वो कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में हमें थोड़ा सा आज पढ़ना है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज एन ओनियन पील एंड ऑफ ह्यूमन चिक। सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। क्लास 9th में हमने ओनियन पील और ह्यूमन चिक सेल के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ओनियन पील है ये एक प्लांट सेल है। वो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है। उसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर साइड में होता है न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें एक बड़ी सी वैक्यूल मिलती है, ठीक है। और बाकी सब सेल ऑर्गेनल्स मिलती हैं, उसे अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन जो ह्यूमन चिक सेल है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है प्लांट सेल से। उसमें सेल वॉल नहीं मिलती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो भी सेंटर में मिलता है, क्योंकि उसमें बड़ी वैक्यूल नहीं होती। जो एनिमल होते हैं ना उनमें बड़ी वैक्यूल नहीं होती है, उनमें छोटी छोटी वैक्यूल होती है देन द प्लांट सेल, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में और बाकी बहुत सारी क्या होती है, सेल ऑर्गेनल्स होती हैं। तो एक डिफरेंस है, याद रखना है। सेल वॉल नहीं होती है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, सेल वॉल भी नहीं होता है। और एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल होती है, जबकि प्लांट सेल में एक बिग वैक्यूल होती है। ये थोड़े से डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार हम देखते हैं ये है ओनियन चिक सेल। इसमें जो ये है ना बाहर, ये है सेल वॉल। सेल और इसके अंदर ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरफ ये जो है ना ब्लू, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। और ये है न्यूक्लियस और बाकी है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं चिक सेल। ये है चिक सेल। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ये है साइटोप्लाज्म और ये माइटोकॉन्ड्रिया या ये न्यूक्लियस। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस, मतलब ये है सेल ऑर्गेनल्स। लेट अस रिकॉल देयर स्ट्रक्चर। द ओनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन क्या है? प्याज। प्याज किससे मिलती है? प्लांट से, है ना। तो ये क्या हुई? तो प्याज किससे बनी हुई होगी? प्लांट सेल से, ठीक है। हैज ए डिस्टेंट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल होगी, उसके बाद अंदर की तरफ होगी सेल मेम्ब्रेन। ये एक अंतर होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, बिग अंतर है, ये एक बड़ा अंतर है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल नहीं होगी तो अंदर की मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो जाहिर है एनिमल की आउटर मेम्ब्रेन होगी सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड इस सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। हमने देखा अभी ये है न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये इसमें क्रोमोसोम मिलता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब ये पेरेंट्स के गुणों को उसके ऑफ स्प्रिंग में लेकर जाते हैं, ठीक है। उसकी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये क्रोमोसोम है, मान लिया, है ना। तो इसका जो फंक्शनल पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं जीन। एक्चुअल में ये जीन ही है जो करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ ट्रांसफर करती है। जीन क्या होता है? क्रोमोसोम का एक फंक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में काम करता है। और जो क्रोमोसोम का मोस्टली जो पार्ट होता है ना वो नॉन फंक्शनल होता है। 1 to 2% ही जीन होती है, ठीक है। एक क्रोमोसोम में 1-2% ही जीन होती है जो ट्रांसफर करती है कैरेक्टर को पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग तक, मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम और क्रोमोसोम बना होता है जीन्स का, ठीक है, जो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर को
जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए इसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, और न्यूक्लियस के साइड में लगे हुए एक स्ट्रक्चर होती है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में आरएनए सिंथेसिस का काम होता है, ये हम देखेंगे अभी। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर मिलता है, ये न्यूक्लियोलस है। जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर मिलती है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये होते हैं क्रोमेटिन। जब क्रोमोजोम एक उलझे हुए स्ट्रक्चर के रूप में मिलते हैं तो उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। ये सेल डिवीजन के पहले की स्टेज होती है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। और इसमें मिलते हैं ये पोर, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये है न्यूक्लियर एनवलप। अभी न्यूक्लियस के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे जब सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are prokaryotic। मतलब न्यूक्लियस के बेस पे टू टाइप के सेल हुए, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रीमिटिव टाइप, जिसमें प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो नहीं होती है, मतलब एक क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल के अंदर फैली हुई होती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। एक होते हैं यूकैरियोटिक, यू मीन्स गुड, यू मीन्स गुड, मतलब वो सेल जिसमें न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन मिलती है, न्यूक्लियर एनवेलप मिलता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell। मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल में ही एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब ये जो लिक्विड स्टेट में सेल के अंदर जो भी मटेरियल मिलता है ना उसे प्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा था जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें भी एक प्लाज्म मिलता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को अगर मिला दें तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cell। मतलब साइटोप्लाज्म ही एक वो जगह है जहाँ पे सेल की सभी एक्टिविटीज होती है। और जो सेल है ना, ये सेल ये भी डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे कंपार्टमेंट में, है ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में। और उन कंपार्टमेंट को नाम दे दिया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ये एक्चुअल में सेल के कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल की एक्टिविटीज होती है, अलग अलग काम हर सेल ऑर्गेनिल्स के होते हैं, बटे हुए होते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शन अगर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो एक्टिविटीज होती है वो सेल को लिविंग रखती है, जीवित रखती है। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have the other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuole। मतलब सेल के अंदर जो कुछ कंपार्टमेंट होते हैं ना, जो सेल होती है ना, ये सेल है, सेल के अंदर हुआ साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एक न्यूक्लियस। और सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब जो सेल है ना ये फोल्ड होकर अलग अलग कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको नाम दे दिया, किसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी को गोल्जी बॉडी और किसी को लाइसोसोम, ठीक है। वो क्यों? एक्चुअल में जो ये कंपार्टमेंट है, जो सेल ऑर्गेनिल है, ये एक एफिशिएंट करेक्टर है यूकैरियोटिक सेल का, मतलब ये एक एडवांस करेक्टर है। जैसे हमारे घर में भी है ना अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं ना, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ये किचन है ना, मान लिया ये लिविंग रूम है, ये ये बाथरूम है, ठीक है, और ये टू रूम है, ये अलग अलग है ना, किसी का अलग, तुम्हारा स्टडी रूम अलग है,
बेडरूम अलग है, ये लिविंग रूम से गेस्ट रूम वगैरह बैठते हैं। लेकिन अगर ये सब कंपार्टमेंट हटा दिए जाए तो क्या ये वर्क सब इफिशिएंटली हो पाएगा? मतलब एक तरफ से खाना बन रहा है, एक तरफ कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक तरफ कोई सो रहा है, एक तरफ कोई बाथरूम में है ना। तो ये सब काम इफिशिएंटली रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कंपार्टमेंट है ना, वो कंपार्टमेंट जो बना दिए, ऐसी सेल में कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट में एक यूनिक फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, लाइसोसोम में फूड का डाइजेशन होता है, और जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल किया जाता है। गोल्जी बॉडी में जो फूड बना है उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। जैसे घर में होता है ना, आटा तो वही है ना, लेकिन एक आटे से बहुत सारी रेसिपी बनती है ना, उसी से रोटी बनती है, उसी से पूरी बनती है, उसी से हलवा बन जाता है ना, बहुत सारी रेसिपी उसी से तो बनती है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है कि नहीं। इसी तरह जो गोल्जी बॉडी है उसमें भी फूड का प्रोसेसिंग होता है, मतलब अलग अलग टाइप का उसमें प्रोसेसिंग के जरिए अलग अलग मटेरियल उसमें बनते हैं, ठीक है। वैक्यूल है, जितने भी वेस्ट मटेरियल बने वो उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से सेल ज्यादा इफिशिएंटली अपना काम कर पाती है इस कंपार्टमेंट की वजह से। लेकिन जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसे वन रूम हाउस माना जा सकता है, मतलब एक रूम का घर उसे कह सकते हैं। मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही सेल है, उसी में सारे काम हो रहे होते हैं। मतलब ये कंपार्टमेंट है ना, ये अलग अलग नहीं बने होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम, उसमें भी 17S टाइप का जो राइबोसोम होता है दोनों मिलता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, सभी में मिलता है। लेकिन बाकी जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती हैं। न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, ठीक है ना। क्रोमेटिन मटेरियल होता है, उसी से सारी सेल कंट्रोल होती है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना प्रोकैरियोटिक की, वो फोल्ड हो जाती है ऐसे, उसको मीजोसोम बोलते हैं, मीजोसोम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स नहीं मिलती हैं, उसमें वो एब्सेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो राइबोसोम होते हैं आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। मतलब दोनों में मिलता है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो इसमें होती ही नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और राइबोसोम का काम भी बहुत मेन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन ही एक्चुअल में जीवन का आधार होता है, ठीक है ना। जो कुछ है वो प्रोटीन ही है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है, ठीक है। और प्रोटीन ही हमारे करेक्टर को डिसाइड करती है कि हमारे करेक्टर क्या है, क्या फंक्शन होना है। तो प्रोटीन एक नेसेसरी थिंग है, तो इसीलिए भी इसका होना जरूरी हो जाता है। ये दोनों में मिलती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plant and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। मतलब जो राइबोसोम है ना, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होती है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से अटैच ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरह से, मतलब एक तरह से स्केलेटन बनाती है सेल का, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उस पे अटैच होते हैं राइबोसोम, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं राइबोसोम। और दो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जिसमें राइबोसोम मिलते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में मिलता है, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मिलती है। रफ इसको रफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम की वजह से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो राइबोसोम है दोनों मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी, और इसमें अपना कुछ डीएनए भी मिलता है, ठीक है ना, डीएनए आरएनए भी मिलता है। इसलिए दोनों सेल ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनोमस सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें अपना खुद का डीएनए मिलता है, खुद का राइबोसोम मिलता है, मतलब अपनी ये खुद की कुछ प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। क्योंकि डीएनए जो है ना, डीएनए ऑर्डर देता है कैसी प्रोटीन बननी है, और चूंकि इनमें डीएनए है दोनों में, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, मतलब खुद का कुछ कुछ काम ये खुद ही कर लेते हैं, ठीक है ना। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन
membrane bound organ is called centrosome which help in the cell division। और दूसरा जो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम भी होता है। सेंट्रोसोम एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जब सेल डिवीजन बनते हैं ना तो उसमें वो हेल्प करती है। तो इसलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफ्रेंसिएशन मिला, वो आपको याद होंगे। तो सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रोसोम है और वैक्यूल है ना। चार अंतर हो गए ना, इन्हें याद रखना है। सेल वॉल किसमें मिलती है? प्लांट सेल में। दूसरा, बड़े साइज की वैक्यूल किसमें मिलती है? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलता है? प्लांट सेल में। वो जो सेंट्रोसोम है वो एनिमल सेल में मिलती है, मतलब प्लांट सेल में नहीं मिलती है। सेंट्रोसोम किसमें मिलता है? एनिमल सेल में। प्लांट में ये डिवाइड होता है, प्लांट में नहीं मिलता है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। जो सेल है ना वो डिफर करती है साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में, जबकि उनका फंक्शन है ना वो लगभग समान होता है। क्योंकि सभी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उनमें लगभग जो सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं वो समान ही होती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल। जो माइक्रोप्लाज्म सेल होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी होती है। इसका 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो ओस्ट्रिच की होती है। सभी बच्चों को पता है ना, जितने भी एग होते हैं एक्चुअल में वो सिंगल सेल ही होते हैं। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ये तो रेडियस होता है और ये होता है डायमीटर, है ना। एक साइड से लेके दूसरी साइड तक उसको बोलते हैं डायमीटर। जो नर्व सेल होती है सबसे लंबी होती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल से मिलके बना होता है। ठीक है ना। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप। उनकी जो शेप होती है ना वो भी अलग अलग होती है। दे में भी डिस्क लाइक, ये डिस्क लाइक है ना, तस्तरी के आकार की। पोलीगोनल मतलब उसे इस तरह से बहुत सारे मतलब उसमें एंगल जिसमें हो। पोलीगोनल है। कोलुमनर सेल, ये कोलुमनर है। कोलम रेक्टेंगुलर सेल जब बहुत सारी मिल जाती है ना उसको कोलुमनर सेल बोलते हैं। ये क्यूबॉइड है, मतलब क्यूब लाइक। क्यूब मतलब जिनकी चारों जो साइड है ना वो सेम होती है, उसे क्यूब बोलते हैं ना। क्यूब मतलब ये जिनकी चारों साइड समान होती है। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। जो रेक्टेंगल होता है उसकी दो साइड समान होती हैं, ये और आमने सामने की। थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, मतलब जैसे कोई शेप नहीं हो वो। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब सेल की जो शेप है जैसे सब काम करते हैं उसी के तरीके से वो चेंज हो जाती है। ये दे रखे हैं। ये रेड ब्लड सेल है ना, ये रेड ब्लड सेल है। ये WBC है, जो हमारा ब्लड बना होता है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का, है ना। ये व्हाइट ब्लड सेल, इनकी शेप देखो कैसी होती है ना। क्योंकि ये जो होते हैं ना WBC, ये सोल्जर होते हैं, मतलब इनका काम होता है दुश्मनों से हमारी रक्षा करना, है ना। तो इसलिए कहीं पर भी घुस जाते हैं तो इनकी जो शेप है ना इस तरह से चेंज होती है ना, अमीबोइड लाइक होती है। अमीबा मतलब जैसे प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बनती है ना, ऐसे बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, इससे मूवमेंट करते हैं ना। मतलब इनका जैसा फंक्शन है ऐसी इनकी शेप हो जाती है ना। ये कोलुमनर सेल है, ये एपिथेलियल सेल है। ये लॉन्ग एंड नैरो होती है ऐसा ऐसे, ये रेक्टेंगुलर शेप की। ये नर्व सेल है ना। ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। लॉन्ग क्यों होती है? इन्हें बहुत जल्दी से मैसेज सेंड करना होता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, है ना। ये हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम है उसको बनाती है नर्व सेल। ये सबसे लंबी होती है, इसीलिए अपने फंक्शन के अनुसार ये लंबी होती है। ये है ट्रायरेकिड्स। ट्रायरेकिड्स जो प्लांट सेल में मिलते हैं, जो जाइलम में मिलते हैं ना, वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। तो इनको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होनी ही चाहिए, है ना। तो फंक्शन के अनुसार ये अपनी शेप बना लेते हैं। ये है मीजोफिल सेल, राउंड एंड ओवल होती है। ठीक है। मीजोफिल सेल्स लीफ में मिलती हैं, है ना। जो पेरेंट काइमेटा सेल होती है तो ये होती है राउंड एंड ओवल। तो इस टॉपिक में हमने सेल का जो एक ओवरव्यू है उसके बारे में स्टडी की। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों, ये आपके गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा ही सही। ठीक है बच्चों।
तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।